और इसी के साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे हर्बल ट्रीटमेंट्स के बारे में। हम देखते हैं बहुत सारे लोग, कंपनीज जो हैं वो कहते हैं कि हर्बल ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमें ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, डिफरेंट एसिड्स ये वो सब यूज़ करने चाहिए। वही दोबारा से नेचर की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा हमारे लिए मुफीद है, वो ज़्यादा हमारे लिए जो फ़ायदेमंद है। ये सब ट्रेंड वापस लौट कर क्यों आ रहा है और हर्बल चीज़ें हमारे लिए किस तरह से मौसर और अफादियत के बायस बनती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब डॉक्टर दानियाल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए हमेशा की तरह से। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम देखते हैं स्पेसिफिकली बहुत सारे कंपनीज जो हैं पहले कहती थी कि आपके लिए देसी घी बेहतर नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें थी जो हमारे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ आना चाहिए, आपको ऑर्गेनिक रहना चाहिए, या आपको हर्बल चीज़ों की तरफ आना चाहिए। एकदम से ये काया क्यों पलट गई? देखें, ये एकदम नहीं हुआ। अच्छा, ये अब पिछले 100 सालों में जो मेडिकल साइंस ने रिसर्च की, काम किया और हमने बीमारियों को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की, वो हम नहीं कर पाए। हमने अलामात का इलाज किया, सिम्टम्स जो है उनको रिलीव किया, लेकिन वो सिम्टोमेटिक रिलीफ जो था उसका फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता हमें देखा कि बीमारियाँ जो हैं वो किसी न किसी और शक्ल में सामने आना शुरू हो गई। अच्छा, दूसरा तरीका ये था कि आपने बहुत से अमराज ऐसे थे जिनके अंदर आप लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन लेनी पड़ती थी और दी जा रही हैं। तो लेकिन यह है कि उसका फ़ायदा इस तरह से नहीं हो रहा था और मज़ीद नुकसान सामने आ रहा था। अब देखा गया कि हर्बल ट्रीटमेंट जो कि मुख्तलिफ आप कह लें कि कदीम एक तरीका इलाज है, जिसमें चाइनीज़ तिब है, आयुर्वेदिक है, यूनानी तिब है और वेस्टर्न जो हर्बलिज़म है वो भी है। तो वो एक उसकी अपना अपना फ़लसफ़ा है और वो ट्रीटमेंट भी करते हैं, इलाज भी होता है। अब उसमें देखा कि रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया हमें, और हमने वो चीज़ें जो पहले इस्तेमाल करते थे उनके ऊपर रिसर्च शुरू हो गई। तो इसलिए फिर दोबारा लौटना पड़ा, क्योंकि ये चीज़ है मुकम्मल तौर पे एक आपको ज़ाब्ता हयात देती है, एक हेल्थ जो है वापस आती है आपकी, और बीमारियाँ जो हैं उनको कवर करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है, डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके ऊपर काम करती है, आपको बेहतर करती है। ठीक हो गया। हम देखते हैं बहुत सारी अद्वियात ऐसी होती हैं, जैसे हम देसी या ऑर्गेनिक चीज़ें कहते हैं, वो भी अगर हम अपने बैलेंस में ना लें, जैसे कहते हैं गरम मुतदल या इस तरह से जिस्म की तासीर होती है, अगर वो भी हम ज़्यादा कम कर दें तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि मुख्तलिफ जो है वो हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे चाइनीज़ तिब है तो वो 5 एलिमेंट थ्योरी है, तो उनकी अपनी एक फ़िलासफ़ी है कि आपने कौन सी चीज़ कैसे लेनी है, यिन यांग है। इस तरह से यूनानी तिब है तो इसके 4 इखलात हैं, गर्म सर्द, इस तरह से चलते हैं। और इस तरह से अगर आयुर्वेदिक की तरफ आएँ तो उनके दोषा हैं। तो ये एक रिसर्च जो है, ये फ़िलासफ़ी जो है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है कि आपको मौसम के हिसाब से और आपकी इंटरनल जो आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कौन सी हर्ब्स लेनी है। लोग आमतौर पर टोटकों पर बिलीव करते हैं और ख़ुद ही चीज़ें इस्तेमाल कर देते हैं। वो बाज़ का तो ठीक रहती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपको नुकसान देती हैं। सही, तो अच्छे से मेथड पहले जानने की ज़रूरत है और उसके भी एक्सपर्ट हैं, उनसे रुजू किया। बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। बल्कि आप देखें, अब तो इतनी ज़बरदस्त रिसर्च हो गई है कि अब पाकिस्तान में भी जो है वो ग्रेजुएट बन रहे हैं इसके, हर्बल मेडिसिन के, यूनानी तिब के, ईस्टर्न मेडिसिन के। ठीक है ना। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी जैसे करशी यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, या सुपीरियर यूनिवर्सिटी यहाँ लाहौर में है, ये सब लोग जो, बल्कि हमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज जो है, जो कि कदीम जो है वो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अदारा है, वहाँ पर भी अब ग्रेजुएशन जो है हो रही है और उनकी फैकल्टी के अंदर PhD लोग जो हैं शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जिनके पास भी आप जाएं, देखें क्वालिफाइड जो है वो तबीब हों, हकीम हों या हर्बलिस्ट हों, उनसे आप मशवरा करें और ख़ुद से चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा आयुर्वेदा, यूनानी तिब, चाइनीज़, इनमें से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सा है और कौन सा ज़्यादा लोग उस पर बिलीव रखते हैं? आयुर्वेदा मुझे लगता है। अच्छा, ये आप ये कह सकते हैं कि ये हर इलाके का अपना मामला है। अगर यूनानी तिब की बात करें तो ये भी कदीम तरीका इलाज है। इनकी सिर्फ कहें कि फ़िलासफ़ी अपनी अपनी है, बाकी ये एक मिलती जुलती चीज़ें हैं सारी की सारी। हमने फोकस क्या करना होता है कि हम सेहत को वापस लेके आया जाए, आपके जो बैलेंस है बॉडी का उसको वापस लेके आया जाए। अब देखें ना, जैसे चाइनीज़ तिब की मैंने बात की है, तो 5000 साल पुराना एक तरीका इलाज है, ट्रेडिशन चाइनीज़ मेडिसिन, 5 एलिमेंट थ्योरी है। अब वो 5 एलिमेंट हैं, और जो यूनानी तिब है ये 4 एलिमेंट की बात करते हैं। अगर आयुर्वेदिक की बात करें वो 3 एलिमेंट की बात करते हैं। तो ये अपनी अपनी उनकी फ़िलासफ़ी है। करना यही है कि बॉडी में आप उन्हें बैलेंस करना है। उनमें एलिमेंट्स क्या होते हैं वो बता सकते हैं आप? अगर आप एलिमेंट्स की बात करें तो यूनानी तिब की बात करें तो आग, हवा, पानी, मट्टी, ये चार अनासर जो हैं उनसे वो करते हैं। जब आप चाइनीज़ तिब की बात करें
तो फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, वुड, ये 5 एलिमेंट हैं। उनके 5 एलिमेंट है, उनकी अपनी थ्योरी है। तो ये आपके लिए आप जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनका जो आप मौसम के एतबार से देखा जाए तो अब जैसे आजकल जो मौसम चल रहा है, ये मौसम में खुश्की आ रही है, ठीक है, और गर्म की तरफ जा रहा है, तो मौसम बदलते हैं। जब मौसम बदलते हैं तो उनके फलों में, सब्जियों में फ़र्क आता है। इस तरह से इंसान के अंदर भी तबीयत में फ़र्क आता है। तो ये क्या कहती हैं, ये जो हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं, ये क्या कहते हैं कि आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो जब डिस्टर्ब हो जाता है तो आप बीमार हो जाते हैं, तो उनको हमने वापस लेके आना है। सही। तो हर्बल तरीका इलाज से जितने मोज़ी मर्ज हैं, जैसे शुगर है, दिल की बीमारियां हैं, बहुत सारे ऐसे क्रोनिक मर्ज हैं, वो क्या रिकवर हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं? अच्छा, इसमें ऐसा है कि रिसर्च हमें बताती है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से जो है आप डायबिटीज़ को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, इंसुलिन के यूनिट्स को कम कर सकते हैं। ये हमें, अगर आप कहेंगे 100% रिकवर करना, 100% रिकवर करने की तरफ अभी काम हो रहा है। ये लाइफस्टाइल है ना, एक लाइफस्टाइल, आप उसको बदलेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। जैसे कि आप कह लें कि मुलट्ठी है, इसको इस्तेमाल करते हैं गले के लिए। इस तरह से सदाबहार के पत्ते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज़ के लिए। ये रिसर्च हो रही, कलवंजी को डायबिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करने से जामुन की गुठली हैं, उनसे आपकी इंसुलिन बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो ये रिसर्च हमें बताती है कि ये चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन एक लिमिट में इस्तेमाल करना है और एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करना है। ये क्वालिफाइड बंदा ही बता सकता है कि किस पेशेंट को कितनी ज़रूरत है, क्योंकि एज फैक्टर्स हैं और भी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी के अंदर। तो आप ये जर्नल नहीं है कि चीज़ें पकड़ें और मिक्स करें और खाना शुरू कर दें। तो खुद से खाना, खुद से चीज़ें इस्तेमाल करना, या ओवर द काउंटर चीज़ें लेके इस्तेमाल करना वो मुनासिब नहीं होता। और कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है मिकदार से ज़्यादा, या फिर आप किसी जो क्वालिफाइड पर्सन है उसकी ज़रा निगरानी नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद तो ऑब्वियसली कभी भी नहीं हो सकता है। हम देखते हैं जो ये यूनानी तरीका जिसे हम हर्बल इलाज कह रहे हैं, देसी तरीका इलाज जिसे हम कहते हैं, ये बहुत एक सुस्त इलाज होता है। बहुत सारे लोग जो है इसमें होम्योपैथिक अद्वियात भी जो है कहते हैं पीस कर मिला देते हैं ताकि जल्दी आराम जो है वो आना शुरू हो जाए। तो ये सुस्त क्यों है? नहीं, असल में ऐसा नहीं है, सुस्त नहीं कह सकते हम। आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये स्लो एंड स्टेडी विंस द डेज। देखिए ना, आप जैसे हम बात करते हैं टेम्परेचर की, बुखार की बात करते हैं, तो बुखार में सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए पैरासिटामोल गोली जो है आमतौर पर ली जाती है कि आप ले लें और आपको जो है बुखार कम हो जाए। 6 घंटे बाद फिर दोबारा लेनी पड़ती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि इतना आसान सी बात है, अगर हाफ टी स्पून शहद और ऊपर 1 चुटकी नमक डाल के आपको उसे खा लें, ठीक है, अगर 102 से कम है बुखार। अच्छा, ये टोटका है? हाँ, टोटका साइंटिफिक बेसिस पे काम करता है ये। क्योंकि अब इसको ले लें और 15 मिनट फिर दोबारा लें, फिर 15 मिनट फिर लें, 3 दफ़ा अगर आप उसको लें और फिर सुबह दोपहर शाम लें, तो 1 से 2 दिन में आपका बुखार नॉर्मल हो जाता है। अब ये कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न मेडिसिन है या इंग्लिश मेडिसिन है या आप केमिकल जो इफेक्ट है बॉडी पे, वो एक आप समझ लें कि एक जहाज की तरह काम करता है कि फटाफट पहुंच गए। ये थोड़ा सा कम है उससे, ट्रेन पे चले जाएं आप, ठीक है ना, कभी बुलेट ट्रेन पे भी जा सकते हैं कि ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। अब बस ये है कि आपकी बॉडी बैलेंस हो जाती है और सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं मिलता, बल्कि आपकी बॉडी जो है उसमें एक्चुअल जो है जो उसकी रूट कॉज है उस पर काम हो जाता है और आप सेहत के वापस आ जाते हैं। सही हो गया। क्रोनिक मर्ज के लिए जैसे डायबिटीज़ या दिल की बीमारियों के लिए जो भी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जिस्म के हिस्सों पर इफेक्ट कर रही होती हैं, गुर्दों पर, जिगर पर। बहुत टाइम के बाद मैं देखती हूँ जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ना, वो बहुत टाइम के बाद ना गुर्दों की भी दवाई लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो आहिस्ता बॉडी के अंदर मुख्तलिफ इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब देखें, जो हर्बल मेडिसिन है इसका फ़ायदा क्या है कि ये आपकी डाइट के करीब है, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट है। पत्ते हैं, बीज हैं, फल हैं, जड़ है, छाल है, ये आपके प्लांट से आपने चीज़ें ली ना सारी। बस ये कि आपकी 100% तो डाइट नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सा इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के ऊपर काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं बजाय नुकसान देने के, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है या इसकी कोई स्पेसिफिक एज होती है कि आपने इस टाइम के बाद जाकर ये तरीका इलाज जो है ना इम्प्लीमेंट करना शुरू कर? नहीं, ये तो आप एज का कोई इशू नहीं है, बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, सबके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बस ये है कि बच्चों के लिए ज़रा लाइट किस्म की जो हर्ब्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, जैसे सौंफ है, अजवाइन है, इस तरह की चीज़ें जो है इस्तेमाल की जाती हैं, ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। अब जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, तो गर्मियों में कौन सी ऐसी हर्बल चीज़ें हैं, मशरूबात हैं जो हमें इस्तेमाल में लेकर आने चाहिए, जो हमें डिहाइड्रेशन से बचा कर रखें, या फिर गर्मी की जो इस तरह से मौसमी असरात हैं उससे? देखें, उसमें तो संदल का शरबत है, बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये जो बाजार से संदल का शरबत मिलता है वो तो सारा फ्लेवर होता है, उसमें सारी स्क्रीन होती है, कलर डाला जाता है, कलर डाला जाता है। तो संदल का बुरादा जो है, उस लकड़ी का बुरादा मार्केट से ले लें, वो मिल जाता है, ठीक है। उसको भिगो लें पानी के अंदर और 1 से 2 दिन में उसको भिगा रहने दें।
गर्मी है तो 4 घंटे और सर्दियों में 8 घंटे बाद उसका जो है ना वो डिकॉक्शन हो जाता है, उसका आप एक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो है वो निकल आते हैं पानी में। तो उसको पानी में चीनी उसमें डालें, आपकी ज़रूरत के मुताबिक उसका शरबत बना के पी सकते हैं। हाँ सही हो गया। तो क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं ना कि हम हेल्दी लेने के चक्कर में ना शुगर ले रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मीठा ले रहे होते हैं। हाँ नहीं वो मुनासिब नहीं सारा चल रहा होता है, या लाल शरबत या ये सब चीजें जो है ना वो देखिए वो तो केमिकली आपने ना उसको कलर दिया गया है, वो मुनासिब नहीं है कि आप इस तरह कलर इस्तेमाल करें। इवन फूड कलर भी जो है वो बॉडी में आपके स्टे करते हैं, वो नुकसान देते हैं, तो फूड कलर भी यूज़ नहीं करने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा ठंडे मशरूबात जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं गर्मियों में, इवन ना उनकी शायद बॉडी की तासीर ऐसी है वो नहीं ले पाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात जैसे बर्फ वगैरह डाल के पीना, इतना ज़्यादा ठंडे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। एक नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, कम ठंडा इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा होता है एक तासीर के हवाले से चीज़ ठंडी होती है कि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके जिस्म में जो है वो जो आपका बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है, तो वो मुनासिब नहीं है कि आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा, जैसे संदल का शरबत मैंने बात की कि संदल का शरबत आप ज़्यादा पीना शुरू कर दें, या लस्सी, कच्ची लस्सी या दही की लस्सी जो है ज़्यादा पीना शुरू कर दें, तो वो आपके लिए मुनासिब नहीं है। देखें कोई भी चीज़ उसका उन्हें बैलेंस जो है ना उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। चीज़ें जो है ऐसा नहीं होता कि कोई किसी का नुकसान नहीं है, सब चीज़ों का नुकसान भी है, फ़ायदा। अल्लाह पाक ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिसका फ़ायदा हो और नुकसान ना हो। नमक हर घर में मौजूद है, ठीक है, लेकिन कदीम चाइनीज़ जो थे वो नमक खा के खुदकुशी किया करते थे, वो 1 किलो 1.5 किलो इकट्ठे ही खा लेते थे। अच्छा। तो देखें एक चीज़ की लिमिट है ना, एक लिमिट में खाएंगे तो वो चीज़ नुकसान नहीं देगी। तो हमारी बॉडी के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या है? हमें कौन से ऐसे मशरूबात या कौन से ऐसे खाने जो है इस्तेमाल करने चाहिए जो ना ज़्यादा ठंडे हों या ना गर्म हो ज़्यादा? आइडियल टेम्परेचर क्या होता है? हमारे जिस्म को ठंडे मशरूबात नहीं लेने चाहिए। नहीं, ठंडे मशरूबात है कि आपकी गट जो है उसको थोड़ी सी हीट चाहिए होती है। अब एकदम ठंडा मशरूब पीना वो मुनासिब नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा पीना, क्योंकि वो आपकी जिस्म में जाकर जो है एकदम स्टमक को जो है वो सुकेड़ेगा उसको, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, जब उससे क्या होगा कि आपके जो गैस्ट्रिक जूस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इवन कि आपके जो गाल स्टोन्स हो सकती हैं, लीवर के लिए नुकसानदेह है। आप देखें कदीम चाइनीज़ लोग जो हैं वो गर्म पानी पिया करते थे, गर्म पानी, अभी भी गर्म पानी पीते। चाइना में चले जाएं वो गर्म पानी को पसंद करते हैं। मैं श्रीलंका गया, श्रीलंका में देखा वो गर्म पानी जो है उसको पसंद करते हैं, गर्म पानी पिए, तो गर्म पानी जो है वो आपके लिए बेहतर रहता है। लेकिन क्योंकि गर्मी होती है तो गर्मी के अंदर हमारे यहाँ पर एक रवायत बनी हुई है कि हम बहुत ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो नुकसान देता है जिस्म के लिए। सही हो गया। हम देखें जैसे कि ना बहुत सारे लोग ताज़ा पानी का इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि गर्म नहीं लिया जाए, लेकिन रूम टेम्परेचर पे जो पानी हो उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, वो भी हमारी सेहत के लिए बेहतर होता है, ना कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला जो पानी है वो इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और बाजार से बर्फ़ बिल्कुल भी ना लेकर इस्तेमाल की जाए, वो डिफरेंट असल में ना यहाँ देखें हाइजेनिकली हम देखा जाए तो पता नहीं चलता कि बाजार में जो चीज़ आपको मिल रही है वो कितनी साफ़ है कितनी नहीं है। तो बेहतर यह है कि आप घर की जो फ्रिज की जो बर्फ़ है उसी को इस्तेमाल करें, लेकिन कम इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ठंडा करके ना खाएं। अभी लोग तो आइसक्रीम भी खाते हैं, अगर मैं इस तरह की बात करूं, लोग गोला भी खाते हैं, ठीक है, तो कभी कभार तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप रूटीन में अगर आप बार बार कर रहे हैं इस्तेमाल तो वो मुनासिब नहीं है। तो अभी ऐसी कौन सी हर्बलिस्ट के बारे में अगर हम बात करें, कोई आइडियल रिसर्च जो है वो आपके सामने आई हो जिसने आपको दंग कर दिया हो कि ये भी पॉसिबल है या इससे भी हम इलाज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है सामने हमारे? देखिए मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी हैरानकुन बात है, यूरिक एसिड एक प्रॉब्लम है, हाँ। ठीक है, और ये हर दूसरे बंदे को होता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब देखा कि खीरे का जूस जो है या खीरा जो है वो आपकी यूरिक एसिड को बैलेंस कर देता है। बड़ा आसान है, खीरे का जूस निकालें, आलू का जूस निकालें और गाजर का जूस निकालें। आलू का जूस निकाल के उसे रख दें, उसका स्टार्च नीचे बैठ जाएगा, और उसका जो पानी है ऊपर वो निकाल के लदा निथार लें, और खीरे का जूस निकाल लें और गाजर का जूस निकाल लें। ये आधा गिलास निकाल के उसको मिक्स करके पिएँ, 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते में आपको यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है। लिटरली सही हो गया, क्योंकि हम सलाद का इस्तेमाल बहुत रेयर रखते हैं। अब गर्मियां हैं तो जितना हो सके ना सलाद का इस्तेमाल रखा जाए, क्योंकि हमारी बॉडी को भी हेल्दी रखता है। अगर बॉडी हेल्दी होगी तो स्किन भी हेल्दी नजर आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं और उन चीज़ों पर नोटिस नहीं करते हैं जो हमारी गट हेल्थ को बेहतर करेंगे, हमारी हेल्थ को बेहतर करिए। बस उन चीज़ों को करते हैं जो अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, करके हम कहते हैं कि हमें कोई अच्छा सीरम बता दो, क्रीम बता दो। बिल्कुल ऐसे ही देखें, अगर आप देखें बहुत अभी नई रिसर्च जो है वो बताती है हमें कि वाइडनिंग के लिए लोग जो है मुख्तलिफ इंजेक्शन लगाते हैं, ग्लूटाथियोन लेते हैं। कैसी अजीब बात है कि मुलट्ठी जो है उसके लिकोराइस के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो आपको जो है ना वो फेयरनेस देते हैं, लाइट स्किन करते हैं आपकी। तो अगर आप मुलट्ठी जो है उसका इस्तेमाल करें, इवन कि उसको पीस कर चेहरे पे लगाएं, भी मास्क के तौर पे लगाएं, तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कलर आपका बेहतर होना शुरू हो जाता है। डायरेक्टली हम मुलट्ठी अपने फेस पर लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सही, उसकी स्मेल बहुत अजीब से होती है, मैंने एक बार अप्लाई भी करके देखा था तो उसके बाद से मुझे लगा कि शायद पान वगैरह में इस्तेमाल होती है ना मुलट्ठी। हाँ, मुलट्ठी पान में, मुलट्ठी वैसे भी खाने के लिए इस्तेमाल होती है कि आप गले के लिए बेहतर रहती है,
सही हो खांसी गया। वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है। अच्छा देखते हैं हम बहुत सारी चीज़ों में कि हम हर्बल की तरफ तो आ जाते हैं, लेकिन हमें होता है कि दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसी भी इलाज के दौरान हम सिर्फ हर्बल चीज़ों पे रहें या साथ साथ जो जदीद तरीका इलाज है उसको भी हम शामिल करते रहें? दोनों इलाज एक साथ कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई एमरजेंसी कंडीशन है तो हम डेफिनेटली जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो हमें करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है एमरजेंसी की सूरत में। दूसरा ये कि उनसे इलाज करवाएं जो कि हर्ब और ड्रग इंटरेक्शन को जानते हों, क्योंकि हर्ब्स के साथ आप कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं या मेडिसिन ले रहे हैं तो कौन सी हर्ब्स ले सकते हैं, अगर वो जानते हैं, समझते हैं इस बात को, डॉक्टर्स या कोई हकीम तबीब ये समझते हैं तो फिर वो ठीक है। अदरवाइज बाज़ ऐसा होता है कि एक हर्ब जो है दूसरे के साथ मेडिसिन के साथ खाना जो है वो नुकसान का बायस बनता है। और कौन सा ऐसा तरीका है या कौन सी ऐसी कोई हर्ब है जिसे आप कहेंगे वो घरों में इस्तेमाल ना की जाए या उसको आप बगैर इजाज़त के या किसी की जो होता है ना सरपरस्ती में वो इस्तेमाल ना करें, वो कौन सा ऐसा हर्ब है? देखें, आम तौर पे तो जितनी भी हर्ब्स जो घर में हम जैसे मसाला जाते हैं ये सब हर्ब्स ही हैं, सारी ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और वो आप ख़ुद से लेके इस्तेमाल करना शुरू करें तो वो मुनासिब नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं कि अब अश्वगंधा एक आम हर्ब है, ठीक है, अश्वगंधा जो है वो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर आप उसको सुबह दोपहर शाम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वो भी आपको नुकसान का बायस बनेगी। उससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका डाइट जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लोग आमतौर पर लोग जो है आप हार्मोन्स के हवाले से जो है वो परेशान रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो अगर आप ये चीज़ एक हाइप है, एक फ़ौरन चीज़ सामने आती है, जैसे एलोवेरा है। एलोवेरा लोग कहते हैं जी एलोवेरा स्किन के लिए अच्छी है, लगाने के लिए अच्छी है, खाने के लिए भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर एलोवेरा जो है आप सुबह दोपहर शाम खाना शुरू कर दें, और बाज़ लोग तो जो है वो उसको कीमे में बनाकर खाते हैं, जोड़ों के लिए खाते हैं, तो एक दो दफ़ा खाना जो है वो मुनासिब है, लेकिन अगर आप कहें कि आप रोज़ खाएँ तो वो मुनासिब नहीं है, फिर आपको परेशानी का बायस बनना पड़ता है। उससे क्या नुकसान होता है एलोवेरा से? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वेट लूज करने के लिए भी वो इस्तेमाल करने की बहुत कोशिश करते हैं। एलोवेरा जो है ना वो आप ये कह लें कि आपका गट हेल्थ जो है उसको डिस्टर्ब कर देती है अगर आप मुतवातर इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है ना, आपको लूज मोशन लग जाएंगे, डाइजेशन सिस्टम आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, IBS का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर नुकसान ना हो, लेकिन अगर लिमिट में इस्तेमाल किया जाए तो कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है, तो ओवररेटेड इंग्रेडिएंट कौन सा है जिसको लगता है कि इतना कोई इसका फ़ायदा नहीं है जितनी इसकी हाइप क्रिएट करे हैं? बहुत सारे, अगर हम दूसरे सेंस में देखें, रेटिनॉल की बहुत हाइप क्रिएट की हुई है इन्होंने ना यहाँ पे, लेकिन हर्बल मेडिसिन में देखें कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको लगता है कि इतना कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन हाइप ही है बस इसकी? ये आप दोबारा फिर बात आ गई अश्वगंधा की, फिर दोबारा बात आ गई है कि ये इसकी हाइप ज़्यादा है, इसमें कोई शक, बिल्कुल इसकी हाइप ज़्यादा है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। एडाप्टोजेनिक हर्ब है, ये बच्चे बूढ़े जवान हर कोई ले सकता है, लेकिन लिमिट में लेना चाहिए। अब इसकी हाइप इतनी ज़्यादा कर दी कि हर कोई जो है इसको लेना शुरू कर दिया और मार्केट में प्राइसेस हाई हो जाते हैं। जैसे कोरोना का वक्त था ना, तो कोरोना के वक्त में जो है वो कुछ हर्ब्स ऐसी थी कि जो बहुत सस्ती थी, जब उनकी बात की गई तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और हर कोई इसको इस्तेमाल करना शुरू करता है। वो भी मुनासिब नहीं होता कि उसको इस्तेमाल करें। सना मक्की का नाम था, सना मक्की जो है वो इस्तेमाल की गई, सना मक्की इस्तेमाल की गई, इतनी इस्तेमाल की जो कि 100 रुपए की थी वो 1000 रुपए पे पहुंच गई, 2000 पे पहुंच गई, तो मुश्किल हो गया। इस तरह नहीं करना चाहिए। क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारा बेहतर करती है सना मक्की जो है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर करती है, डाइजेस्टिव हेल्थ। असल में तो आपका जो आप कह लें कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो आपके स्टमक में होती है, वहाँ से कवर करना। अगर आपका स्टमक जो है वो ठीक है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक है, आपकी गट ठीक है, तो आप समझें कि 80% आप ठीक है। ज़बरदस्त हो गया। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, पैगाम यही देना चाहूँगा कि आज 7 अप्रैल है, वर्ल्ड हेल्थ डे है, और हमें चाहिए कि हम बच्चों का ख्याल रखें और जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल जो अभी पैदा हुए हैं और उनकी सेहत का ख्याल रखें, माओ का ख्याल रखें। अगर हम उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे, माओ की सेहत का ख्याल रखेंगे, तो हमारे पास एक अच्छी नस्ल जो है सामने आएगी। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी मालूमात देने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही